आप देखिए कि आप दही पे टैक्स लगा दीजिएगा, दूध पे लगा दीजिएगा तो लोग चाय कैसे पिएगा। आप ये बताइए, दही पे लगा दीजिएगा तो लोग सुबह में जो दही चूड़ा खाते हैं तो कैसे खाएंगे। ये आम जनता का भोजन है। ये सरकार ऐसी आई है, किसी को ना चैन से सोने देती है ना रहने देती है, परेशान करती है। भाई सरकार का काम है जनता के सुख सुविधाओं को सही करना, जनता के लिए काम करना, जनता परेशान नहीं हो उसके लिए काम करना। ये उल्टा काम कर रही है। अकेला बीजेपी का वोट बैंक और अकेला कांग्रेस का जो वोट बैंक है, तो कांग्रेस का वोट बैंक बीजेपी से ज्यादा है अभी भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत आप तक, आपकी आवाज़ सच के साथ। आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं संजीव कुमार सिंह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। पिछले कई वर्षों से, लगभग 15-20 वर्षों से वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। 2024 में उनका लक्ष्य है कि कांग्रेस की सरकार बने, जो हालात हुए पड़े हैं देश के उन सबको ठीक किया जाए और वैसे पुरानी पटरी पे लाया जाए भारत को। उसके लिए हम आज उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को, पूरे भारत में हमारे देशवासी, गरीब, मजदूर, किसान, बेघर और आम जनता से लेकर के खास मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग, यहाँ तक कि पूरे देश के जो लोग, उसमें से कुछ प्रतिशत जो विदेश में भी रहते हैं, उन सभी को संबोधित करते हुए मैं अभी के भारत की सरकार की जो गलत नीति है उसके बारे में आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से सीधा जुड़ करके आम जनता की समस्या जो बढ़ रही है उसके माध्यम को लेकर के, जो हमारे पास लाखों लाख गरीब, मजलूम, बेघर जनता का फ़ोन आता है और हमारे कांग्रेस पार्टी के अलग अलग चैनलों पे, अलग अलग माध्यम से, और हमारे 24 अकबर रोड जो हमारे कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है, वहाँ पर अलग अलग नंबरों से, अलग अलग संपर्क से जो आम जनता, गांव की जनता और गरीब जनता, मध्यम वर्गीय हो, चाहे पेशेवर हो, चाहे वह मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, सभी लोग डायरेक्ट जुड़ करके अपनी समस्या को बता रहे हैं। और हमारे माध्यम से और अन्य नेताओं के माध्यम से हमारी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के पास ये सारा जो मुद्दा है वो आता है। और अभी की जो समस्या है, जैसे कि महंगाई, खतरनाक समस्या, भारत में जो भारत की स्थिति है वो आर्थिक रूप से इतनी कमज़ोर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार ने। और ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, ये बड़े कुछ पूंजीपतियों से मिल करके ये सारे जो घोटाले कर रहे हैं और भारत का जो आर्थिक स्थिति खराब कर रहे हैं, इन सब माध्यम में हम विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। एक सबसे बड़ा जो मुद्दा इस टाइम छाया हुआ है, जिससे ये जो जीएसटी खाने की चीज़ों पे जो आज तक कभी नहीं लगी थी, ये लगा दी है, और वो भी रोज़मर्रा की चीज़ों पे। उसमें आटा भी आ गया, दूध भी आ गया, इस तरह की चीज़ों पे लगा दिया गया। उसके बारे में क्या कहें? देखिए, जीएसटी जो है, हमारे राहुल गांधी ने इनका नाम दिया है गब्बर सिंह टैक्स, और सही मायने में ये गब्बर सिंह टैक्स है। मतलब कि जबरदस्ती जनता से के जेब से लूट करना। गब्बर सिंह जैसे टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स इसलिए कहा गया, गब्बर सिंह जैसे लूट का प्रतीक है, डकैत का प्रतीक है, उसी तरह ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है गब्बर सिंह के तरह लूट करके जनता की जेब ढीली कर रही है, जनता की जेब से पैसे जबरदस्ती छीन रही है। अब हम बताते हैं विस्तृत रूप से कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के
जब तक 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है, बीच में एक दो बार भाजपा और अन्य की सरकार आई है, तो तब तक जो है कभी भी खाने पीने रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, आटा, दाल, चावल, दही, दूध, मक्खन, पनीर और जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, तेल, शहद, ब्रेड, जैम, बहुत सारी चीजें जो फूड प्रोडक्ट्स जिसको कहा जाता है, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स पैकेज में हो, चाहे खुला हुआ हो, चाहे अन्य माध्यम से हो, ये सब पे टैक्स नहीं लगाया जाता था। क्यों नहीं लगाया जाता था? इसका कई सारे पहलू है। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, तो कानूनी पहलू भी मैं बताऊंगा, और एक गांव से लेकर के मैं भारत की राजनीति में उच्च शिखर पर अभी आया हूँ, और 2024 में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूँ। तो मैं 1990 से सक्रिय राजनीति में हूँ। तो सोच लीजिए कि 30-32 साल हमारी एक्टिव पॉलिटिक्स हमारी हुई, तो पूरे भारत के सभी राज्यों में कांग्रेस का किसी न किसी रूप में कभी पर्यवेक्षक रहा हूँ, कभी चुनाव प्रभारी रहा हूँ, कभी कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, कभी कई सारे मुद्दों, बड़े बड़े नेता और पूरे भारत में जो अलग अलग राज्यों में जो हमारी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने हैं, सभी के साथ मैंने काम किया है, सभी महासचिवों के साथ काम किया है, और मैं पूरी तरह से भारत के गांव-गांव से जुड़ा हुआ हूं, और गांव-गांव की जन की समस्या मैं जानता हूं, क्योंकि मैं गांव से लेकर के देश की राजधानी और विदेश तक मैंने पढ़ाई की है, तो मैं सारी बातें जानता हूं। इसी बात पे मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। मुद्दा ये बनता है कि आप इतने साल पुराने, 30-32 साल की आपकी राजनीति है, आपने उस वक़्त की कांग्रेस का काम करने का तरीका और बीजेपी का ये जो 9 साल है, इसमें काम करने का तरीके में क्या फ़र्क है? ये बिल्कुल उलट है। कांग्रेस जो है आम जनता की समस्याओं को समझते हुए कभी भी खाने पीने की ज़रूरत की चीज़ों पर कभी भी टैक्स नहीं लगाई, उल्टा दाम कम किया, क्योंकि आम जनता जो है दिन भर काम करके आएगा, उनको काम मिलेगा नहीं मिलेगा, मजदूरी मिलेगी नहीं मिलेगी, जो है कमाई होगी नहीं होगी, रात में वो भूखे नहीं सोने चाहिए। उसके प्लेट में जो है, मजदूर के प्लेट में, आम जनता के प्लेट में रोटी भी होनी चाहिए, दाल भी होनी चाहिए, एक सब्जी भी होनी चाहिए, अगर गाय भैंस है तो दूध भी होनी चाहिए, जिनको नहीं है वो कम कीमत में है तो खरीद करके वो दूध भी खाएंगे, दही भी खाएंगे। ये तो आम रोजमर्रा की चीज़ों की वस्तुएं हैं। आप देखिए कि आप दही पे टैक्स लगा दीजिएगा, दूध पे लगा दीजिएगा, तो लोग चाय कैसे पिएगा? आप ये बताइए, दही पे लगा दीजिएगा तो लोग सुबह में जो दही चूड़ा खाते हैं तो कैसे खाएंगे? ये आम जनता का भोजन है, समझे? और ये निकम्मी सरकार जो है, ये अडानी, अंबानी और बहुत सारे नीरव मोदी और कई सारे लोगों को, जो घोटालेबाजों को बचाने के लिए पूरे देश का रुपया जो है, कुछ जो है गुजराती बिजनेसमैन जो कि हमारे मोदी जी के दोस्त हैं, इन सबों ने पूरे भारत को लूट करके विदेश भाग गया। अब क्या कर रहे हैं? आम जनता के जेब से ये पैसा छीनने के लिए आम जनता के खाने पीने की चीज़ों पर, अनाज पर, दाल पर, मक्खन पर, दही पर, पनीर पर, सभी चीज़ों पर। देखिए तेल, आज तेल कितना महंगा हो गया। क्यों महंगा हो गया? ये महंगा करके पैसा लूट रहे हैं। अब देखिए कि राइट टू लाइफ जो है फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ जो है, राइट टू फूड, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो अनाज बांटने की जो प्रणाली है कांग्रेस ने शुरू की। क्यों की? इसलिए कि गरीब में से भी जो बिल्कुल गरीब लोग हैं उनको पीडीएस जन वितरण प्रणाली के तहत सस्ते मूल्य पर अनाज मिले, और वो गेहूं, चावल और चीनी और ये सब ज़रूरत की चीज़ें, दाल वगैरह वो वहाँ से ले, वो कम मूल्य से भी कम मूल्य पे उपलब्ध होता था। लेकिन ये सारे क्या हैं? पूरे देश में मोदी और मोदी के टुटपुंजियों की सरकार, मोदी और अमित शाह और ये जो 4-5 हैं, ये जुमलेबाज जो हैं, ये रंगा बिल्ला की जोड़ी जो है ये, और इनके राज्य में जो मुख्यमंत्री हैं जो एनडीए के हैं,
चाहे बिहार का नीतीश कुमार हो, चाहे हरियाणा के खट्टर जी हो, चाहे और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे अभी और कई राज्यों में, सभी जगह ये लोग क्या कर रहे हैं, जनता के ऊपर टैक्स बढ़ा करके लूट रहे हैं, जनता को और गरीब और कमज़ोर कर रहे हैं। आप देखिए कि टैक्स जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय अगर थोड़ी वर्दी किसी भी मामले में टैक्स बढ़ाती होती थी, थोड़ी सी अगर कुछ महंगाई होती थी तो ये सब नंगे होकर के सड़क पर लेट जाते थे बीजेपी वाले। और यही स्मृति ईरानी, यही उस समय सुषमा स्वराज भी जिंदा थी, ये क्या करती थी, टमाटर और प्याज का माला पहन करके और जो है सिलेंडर लेकर के वो सड़क पे नाचने लगती थी। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जिस समय मनमोहन सिंह को ये स्मृति ईरानी यही चूड़ी भेंट करने वाली थी, तो अब क्यों नहीं नरेंद्र मोदी को चूड़ी भेजती है ये? अब क्यों नहीं जा करके साड़ी पहन करके जा करके सिलेंडर लेकर के और प्याज और टमाटर लेके नाचती है? क्यों नहीं नाचती है? अब तो 4 गुना दाम बढ़ गया। तेल लेकर के क्यों नहीं नाचती है? जा करके 4 गुना दाम बढ़ गया। तो ये सब नहीं करती है क्योंकि अभी इसकी सरकार है ना। तो पूरी तरह से ये ढकोसलाबाजी जो चल रहा था, पूरे देश को लूटने का जो काम ये भाजपा वाले और इनके नेतागण जो हैं और गरीब जनता की गाड़ी कमाई, देखिए आज जनता जो भारत जो है, अभी देखिए दूसरे देशों के गरीब से गरीब देश ऊपर हो गया है और भारत गरीबी की रेखा में नीचे जा रहा है। क्या नहीं, अब तो आपने पीछे देखा 15 पैसे और टूट के रुपया 80 रुपये डॉलर हो गया है। तो ये तो चिल्लाते थे, प्रधानमंत्री मोदी ने, अगर आपको याद हो तो, कहा था कि ये जो रुपया गिर रहा है ये दिल्ली सरकार की नाकामियों का नतीजा है। तो अब आप क्यों नहीं कुछ बोलते? मोदी जी ने कहा था, मुझे पूरी अच्छी तरह याद है, उस समय मैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कार्यालय में था और उस समय ही एक मोदी जी का एक बयान आया था कि ज्यों-ज्यों भारत का रुपया गिरता है त्यों-त्यों प्रधानमंत्री का वजन गिरता है। तो अब ये प्रधानमंत्री है, भारत का रुपया गिर रहा है तो मोदी गिर रहा है नीचे। अब क्यों नहीं? यही फॉर्मूला तो मोदी पे लागू होता है ना कि मोदी का मोरल और मोदी का अस्तित्व नीचे गिर रहा है क्योंकि भारत का रुपया नीचे गिर रहा है। तो मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं? और मोदी जी अगर देश का भला चाहते हैं तो इस्तीफा दे दें, किसी और को बना दें और देश को जो गर्त में डाल रहे हैं देश को ठीक करें। देश जो है पूरी जनता, आम जनता कड़ा रही है, भूखे मर रही है। जनता को जो है ना रोजगार है और उसमें खाने पीने की वस्तुओं पे महंगाई, जीएसटी कर रहे हैं और सारी चीज़ें, सारी संस्थाओं का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी एक और मुद्दा जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, ईडी को लेकर। अभी थोड़ी देर पहले हमने टीवी में भी देखा, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, उन्होंने आरोप लगाया है कि वो भाई इसको मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की तैयारी है। दूसरा वो कह रहे हैं ईडी जो तंग करती है, ये नीरव मोदी हो गए, ये कितने माल्या हो गए, ये हज़ारों लाखों करोड़ रुपये लेके भाग गए, बैंकों का जो कर्जा था इन पे वो इन्होंने प्रधानमंत्री ने माफ़ कर दिया। उनके लिए ईडी कुछ नहीं करती। ये सोनिया गांधी को पकड़ना, कभी उसको सत्येंद्र जैन को पकड़ना और उसको अंदर रखना, परेशान करना, निकल कुछ नहीं रहा। तो ये क्यों इतना तंग कर रहे हैं, इस पर क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि जो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसका काम है वित्तीय घोटाले, वित्तीय फॉरेन मनी जो होता है ना, फेमा और फेरा। फेमा अभी जो पहले फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, और उसके बाद बना फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये सिर्फ विदेशी मुद्रा जो अवनयन होता है, उसमें जो हेरा फेरी होती है, उसकी जांच के लिए बनाया गया था। ये भी सब कांग्रेस द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन ये क्या किया, इन सब का दुरुपयोग ये कर रहा है मोदी गवर्नमेंट जो है, ये जुमलेबाज गवर्नमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी की, ये सारी संस्थाओं को बर्बाद कर रहा है, कानून से उल्टा काम कर रहा है। ईडी का काम ये नहीं है कि राजनीतिक वैमनस्यता से लेकर के पीड़ित होकर के, जैसे हमारे अभी आदरणीय कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को समन नोटिस करके बुला करके पूछताछ कर रहे हैं,
निकलना कुछ नहीं है, सिर्फ परेशान होना। लेकिन आम जनता समझ रही है कि कांग्रेस को जितना परेशान करोगे, कांग्रेस के नेता को जितना परेशान करोगे, उतना कांग्रेस आगे बढ़ेगी। आज देखिए कि आप राहुल गांधी को तंग करके बुलाए 8-8 घंटा 10-10 घंटा, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। और जनता तमाचा मारेगी बीजेपी और बीजेपी की सरकार को, उनके प्रधानमंत्री और ये जो सारे गृह मंत्री जो पूरे देश की सभी संस्थाओं का जो मजाक उड़ा रहे हैं, ईडी, सीबीआई और कई सारी संस्थाओं का, वो उल्टा इन्हीं को भारी पड़ने वाला है। अभी आदरणीय सोनिया गांधी जी को बुला रहे हैं। हम लोग सभी गए थे वहाँ पर, हमारे कांग्रेस मुख्यालय में धरना प्रदर्शन के लिए। हम और हम सारे नेता क्या किए, पुलिस को भेज करके सबको नेताओं को बस में बिठा दिया। हम लोग को भी बस में बिठाया था, लेकिन हमने कानूनी बात जब कही तो पुलिस वाले ने कहा कि कोई बात नहीं सर, आप जाइए। तो ये सब जो है पुलिस वाले भी समझ रहे हैं, वो भी बीजेपी को गाली दे रहे हैं कि ये सरकार ऐसी आई है, इसी को ना चैन से सोने देती है, ना रहने देती है, परेशान करती है। भाई सरकार का काम है जनता के सुख सुविधाओं को सही करना, जनता के लिए काम करना, जनता परेशान नहीं हो उसके लिए काम करना। ये उल्टा काम कर रही है। 2014 में मोदी गवर्नमेंट बने, इन्होंने आते ही पहले क्या किया, नोटबंदी कर दिया। नोटबंदी में इतना मूर्खतापूर्ण काम किया कि बहुत सारे रुपये बर्बाद हुए, बहुत सारे रुपये नदी में चले गए, बहुत सारे रुपये जलाए गए। और ये इन्होंने इतना मूर्ख कदम था इन लोगों का कि 1000 रुपये का नोट बंद करके 2000 का नोट चलाना का मतलब क्या हुआ? और भाई 2000 का नोट में तो और पैसा इकट्ठा होगा ना, और आसानी होगा। जेब में लो करके 10 लाख चलेंगे तो घोटालेबाजी तो और बढ़ेगी ना। तो इससे कौन सी बात हुई? इन्होंने सिर्फ ये करना था क्या कि ये नोटबंदी और ये सब किया, क्यों किया कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे बड़े बड़े घोटालेबाज नीरव मोदी हो गए, विजय माल्या हो गए, ललित मोदी हो गए, आपके जो और सारे अडानी अंबानी, ये सब लोगों ने पूरे भारत के पैसे को अपने जेब में ठूस लिया। और ये कुछ लोग जो गिने चुने 10-20 लोग पूंजीपति हो गए। और भाजपा को चुनाव लड़ना था, मोटा पैसा जो है इन लोगों से लेकर के 2014 में लोग चुनाव लड़े। दूसरे पार्टी के पास जो पैसा था, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन हो या और भी क्षेत्रीय पार्टियां हो, उन सब के पैसे जो थे, क्योंकि चुनाव में कैश पैसे का खर्चा होता है, वो सब पैसे इन्होंने क्या किया, लुटवा दिया। उनको फाइनेंशियल रूप से दूसरे पार्टी को कमजोर कर दिया। और अपने ट्रक के ट्रक, मुझे याद है 2014 लोकसभा चुनाव में 2014 में उत्तर प्रदेश में 80 ट्रक बीजेपी का पकड़ा गया था 2-2 हज़ार रुपये नोट का, और बाद में वो ट्रक गायब कर दिया गया। जो है करीब 2500 नया मोटरसाइकिल खरीदा हुआ पाया गया था, बीजेपी का लोगो लगा हुआ। ये सब उसी नोटबंदी के लूट के पैसे की कमाई से ये लोग चुनाव लड़े और दूसरे पार्टियों को डाउन करने के लिए ये काम पूरा मटगंधन बना करके ये किया, षड्यंत्र रच करके किया था। आम जनता को लाइन में लगा दिया, आम जनता भूखे मरने लगी। 4000 रुपये, और मोदी जी तो इतने कि अपनी माँ को 4000 रुपये के लिए लाइन में लगवा दिया था। भाई साहब, ये दिखाने के लिए कोई अपनी माँ को मिलने के लिए कैमरा लेके जाता है क्या? आप या मैं या कोई भी आम इंसान या कोई बड़ा आदमी माँ से मिलेगा, प्यार से मिलेगा, कैमरा लेकर के मिलेगा? ये तो डकैती करने वाली बात हुई, ढकोसलाबाजी लोगों को दिखाने के लिए। भाई तुमको कैमरा ही दिखाना था तो जब मोदी जी की माँ बर्तन मज रही थी, अगर ये कह रहे हैं कि बर्तन मज रही थी, तो तब कैमरा लेके ले जाते ना। अब प्रधानमंत्री बन गए, आप कैमरा लेके क्यों जाते हैं? दिखाने के लिए कि मैं माँ को मिलने जा रहा हूँ। ये सब तो जो है ढकोसलाबाजी है। और भाई आप अपनी माँ को, आप क्या नालायक बेटा थे, आप खड़ा हो जाते लाइन में 4000 रुपया बदलवाने के लिए, माँ को लगा दिया लाइन में। तो ये सब जो है आप पूरी तरह से माखौल मजाक, लोग हंसता है कि ऐसा जोकर प्रधानमंत्री है। और खास करके पूरी तरह से नोटबंदी के बाद लोग, जनता उबड़ी भी नहीं थी कि जो है कोरोना का मार आ गया। ये कोरोना और ये जो बीमारी है, ये बीमारी फैलाई हुई है।
ये मोदी जी क्या कर रहे थे, वहाँ से ला करके चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को यहाँ झूला झूला रहे थे और गलबैयाँ कर रहे थे, समझे। और क्या हुआ, उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा कि चीन से कोरोना फैला दिया। पूरा चीन ने कोरोना फैलाया, पाकिस्तान को होते हुए पूरे इंडिया में जो है कोरोना फैल गया और इतने हजारों लाखों लोग मर गए। जो है पूरा महामारी शुरू हुई चीन से, चीन वाले ने जानबूझ के फैलाया और चीन वाले को भी फायदा हुआ। वहाँ 80 लाख जो बुजुर्ग थे, चीन में क्या है कि मरते दम तक उनको पेंशन दिया जाता है। 80 लाख बुजुर्ग मर गए, चीन की सरकार को फायदा हुआ कि बुजुर्ग सारे मर गए, पेंशन कौन लेगा, तो फायदा हुआ ना। तो कोरोना में चीन को फायदा हुआ, बुजुर्ग सारे मरे, 80 लाख बुजुर्ग मरे और सबका पेंशन जो है देना बंद हो गया सरकार का। उसी तरह यहाँ पे लोग मरे पूरे कोरोना में। जो है मोदी खाली ये ऐसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा राजनेता या ऐसा जो है इतना छोटी मानसिकता वाला कि जो है कोरोना का जो वो होता है इंजेक्शन होता है या उसकी जो पर्ची होती है उस पर अपना फोटो लगा रहे मोदी जी। शर्म आनी चाहिए। कोई आदमी मर रहा है तो मृत्यु प्रमाण पत्र पे भी अपना फोटो लगाओ ना। कोरोना से मर गया मोदी जी, इंजेक्शन में फोटो लगा रहे हो, तो कोरोना से मर गया मृत्यु प्रमाण पत्र में भी फोटो लगाओ मोदी जी अपना। चलो ये बात तो हो गई। अब बात आज हो रही थी राजनीतिक चर्चा की। जी राजनीतिक चर्चा ये है, अभी मोदी जी का पीछे बयान भी आया था, उन्होंने अपनी भाषण में कहीं कहा कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं ये देश के लिए नासूर हैं, देश के लिए ख़तरनाक हैं। ये जो मुफ्त का जो चक्कर में लोगों को फसला रहे हैं तो ये नुकसान पहुँचाएंगे। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल कह रहे थे मुफ्त तो दे सकते हैं, हर राज्य में दे सकते हैं और इसका नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। ये क्या है कांग्रेस का, क्या कांग्रेस बीच में कहाँ स्टैंड करती है आम आदमी पार्टी और इसके बीच? देखिए ये पूरा बहुत ही घोटालेबाजी षड्यंत्र है और मैं शुरू से कह रहा हूँ केजरीवाल या आम आदमी पार्टी जो है ना, ये कांग्रेस की जो है वोट बैंक काटने के लिए ये बीजेपी की बी टीम है। ये आपस में नुरा कुश्ती करते हैं आम आदमी और बीजेपी वाले, लेकिन ये बीजेपी ए टीम है और केजरीवाल की बी टीम है। ये सिर्फ कांग्रेस के वोट काटने के लिए इसको बनाया गया है। और ये जो कह रहे हो कि फ्री बांटने की, फ्री केजरीवाल की अपने घर से बांट रहा है। केजरीवाल का बाप क्या करता था, कहीं बहुत बड़ा धन्ना सेठ था क्या? नहीं था। और केजरीवाल जो है खुद जो IRS था वहाँ भी कई घोटालेबाजी किया है। जो आप सरकारी गवर्नमेंट का रूल है कि सरकारी में अगर आप काम करते हो तो कोई भी NGO में काम नहीं कर सकते हो। सरकारी नौकरी पे रहते वही NGO खोल करके पैसा लूट रहा था केजरीवाल। बीजेपी क्यों नहीं इसके ऊपर केस करके केजरीवाल को ठांस देता है जेल के अंदर कि भाई तुम जब सरकार में थे, IRS थे, गवर्नमेंट में थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अफसर थे, तुम NGO कैसे खोल सकते हो? गवर्नमेंट रूल के खिलाफ है और NGO खोल करके पूरे विदेश से पैसा लूट रहे थे तुम। तो ये इसको ईडी इसके ऊपर लगानी चाहिए ना, इसको बंद करनी चाहिए। केजरीवाल क्यों नहीं बंद कर रहा है? नहीं, केजरीवाल ने आज भी अपने सुबह भाषण में ये कहा है, कहीं जगह बातचीत करते हुए प्रेस को उन्होंने कहा है कि जो आम आदमी पार्टी है उसको कोई रोक नहीं सकता इस भारत में, पूरे भारत में आने से। और वो चौथे नंबर की पार्टी बन चुकी है और देश की जनता उनको चाहती है। वो सबसे ईमानदार आदमी है। वो कह रहे कांग्रेस हट जाएगी, मैं रहूँगा, मैं और बीजेपी को 2024 में आमने सामने टक्कर दूँगा। देखिए ये ख्याली पुलाव जो केजरीवाल बना रहा है, केजरीवाल आने वाले चुनाव में बीजेपी के साथ कांग्रेस की टक्कर है और कांग्रेस की टक्कर रहेगी और कांग्रेस इस बार सरकार बनाएगी। अभी भी देश के कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस का पूरे देश में जनाधार है और हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी ओर केजरीवाल जो है एक झूठा आदमी है, बहुत ही झूठ बोलता है और खाली घोटालेबाजी करता है। इसका मंत्री जेल में अभी सड़ रहा है, सत्येंद्र जैन जो था टकसाल मंत्री था, इसका फाइनेंस सारा केजरीवाल का काला चिट्ठा, काला धन वही रखा हुआ है। तो केजरीवाल को अंदर डाल करके कुटाई करनी चाहिए, केजरीवाल के ऊपर ईडी लगानी चाहिए।
इसके ऊपर सीबीआई लगानी चाहिए, तब जाकर के सारा जो विदेशी पैसा इस केजरीवाल ने घोटाला कर रखा है, तब हम जानेंगे कि बीजेपी जो है ईडी का काम करती है। ईडी सीबीआई केजरीवाल को अंदर जो है ठूस करके सारे इसका राज उगलवाना चाहिए, कहाँ कहाँ विदेशों में इसने पैसा कर रखा है। 5,000 करोड़ तो सिर्फ अन्ना के आंदोलन से इसने ठगा है और पूरा केजरीवाल ने विदेश में जमा किया है, विदेशी पैसे का गबन किया है केजरीवाल ने। दूसरी ओर मैं बता दूं, पार्टी केजरीवाल की कुछ भी नहीं है, कहीं भी कोई किसी भी राज्य में नहीं है। ये सारे जो है बुटकटुआ बन करके काम करते हैं और आगे भविष्य में बहुत जल्दी, अभी दिल्ली में भी चुनाव होगा, दिल्ली में भी देखिए कांग्रेस पूरा बढ़ रही है, कांग्रेस चारों तरफ से विकसित कर रही है, सारे पार्टी के नेता एक्टिव हैं और इस बार जो है सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर होगी और कांग्रेस गठबंधन जो है मिलकर के पूरे देश में 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी और जो दूसरी पार्टियां हैं वो 8वें 9वें 10वें नंबर के लिए है। तो उस पार्टियों से हमें कुछ नहीं कहना, सिर्फ ये कहना कि जो गलत काम कर रहे हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार है, उनको पकड़ करके अंदर डालना चाहिए। नहीं, जैसे आप कह रहे हो कि 2024 में कांग्रेस को हम लागे रहेंगे, तो आपको लगता है कि आपके जो प्रयास है वो इतने सफल होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को आप हरा सकें और कांग्रेस की सरकार को, जो कांग्रेस दूसरे तीसरे नंबर पे चली गई है, वो एकदम से उभर के आएगी और 300 प्लस सीटें आएंगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, वोट बैंक अगर आप जोड़ोगे तो बीजेपी का वोट बैंक और कांग्रेस का वोट बैंक, अकेला बीजेपी का वोट बैंक और अकेला कांग्रेस का जो वोट बैंक है, तो कांग्रेस का वोट बैंक बीजेपी से ज़्यादा है। अभी भी सरकार कैसे बनी बीजेपी का, ये कैलकुलेशन जानिए। दूसरे पार्टी क्षेत्रीय दलों से उसका गठबंधन है, तो उससे उनकी सरकार बनी, एमपी जीत गए। लेकिन डायरेक्ट वोट काउंट अगर आप फाइट देखोगे तो कांग्रेस सिर्फ अकेले कांग्रेस के एक एमपी का जो वोट है या बीजेपी के एक एमपी का जो सिंगल वोट है, कांग्रेस का ज़्यादा वोट है। वो दूसरी पार्टी से मिल करके उन्होंने गठबंधन करके जीता और गठबंधन करके सरकार बनाई। उसके बाद कई सारे गठबंधन वाले हट गए, शिवसेना हट गई, अकाली दल हट गए और कई सारे लोग हट गए और 2024 आते आते और सारे लोग हट जाएंगे और वो सब लोग कांग्रेस से जुड़ेंगे। तो वोट परसेंट कहाँ जाके लगेगा? कांग्रेस में लगेगा ना। आप वोट परसेंट, कोई एमपी जीतता है या कोई विधायक जीतता है, राज्य में विधायक के जीतने से मुख्यमंत्री बनता है और देश में एमपी के जीतने से प्रधानमंत्री बनता है। तो 2014 में जो चुनाव हुआ, 19 में चुनाव जो हुआ, उसके बाद बीजेपी के जितनी भी पार्टियां थी, सभी पार्टियां, चाहे बिहार में ले लो वहां से भी हट गया, महाराष्ट्र में ले लो वहां से भी हट गया, हरियाणा में भी अब हटने वाला है और दूसरे मध्य प्रदेश या कई राज्यों में सारी जो दूसरी पार्टियां हैं वो कांग्रेस के साथ समर्थन में आ रही है। तो कांग्रेस के साथ में कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ेगा ना। नहीं, अभी ये जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, अब तो खैर सोनिया जी ने भी बधाई दे दी, राहुल जी ने भी बधाई दे दी, क्योंकि जब राष्ट्रपति एक चुना गया तो वो हमारे सबसे ऊपर है, तो उनकी तो हम कुछ कह नहीं सकते, तुलना नहीं है। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं कमज़ोर रहा इस चुनाव के अंदर, उनको मिले 64%, इनको मिले 36%। तो जो आंकड़ा कह रहे थे टक्कर में जाएगा, टक्कर में तो हुआ नहीं, कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग हुई है। सबसे मैं बात बता दूं कि जो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, शुरू से ये प्रक्रिया रहा है, जिस भी पार्टी की सरकार रहती है केंद्र में, उन्हीं का राष्ट्रपति बनता है। इसलिए बनता है कि वो सीक्रेट बैलेट से वोट होता है और वहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चलता है। सीक्रेट बैलेट में राष्ट्रपति एक जो है संवैधानिक पद है और महत्वपूर्ण पद है। वहाँ पे ये देखा जाता है इंडिविजुअल आदमी कि भाई, जैसे आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी महिला थी, तो कई सारे दूसरे दल के विधायक भी, क्योंकि इसमें विधायक और आदमी आम जनता तो वोट देती नहीं है, विधायक और सांसद देते हैं। मध्य प्रदेश हो गया, हाँ, कई आदिवासी इलाके हैं। जी और आने वाले चुनाव में कुछ इलाके जो हैं वो आदिवासियों से, चाहे गुजरात ले लो, मध्य प्रदेश ले लो और झारखंड ले लो और कई, उड़ीसा ले लो, उड़ीसा की खुद ये हैं ही। तो
बहुत सारे आदिवासी एमएलए हैं, अति पिछड़े वर्ग के हैं या ओबीसी के हैं, सबके मन में पार्टी से अलग हट करके मैंने देखा है कि लोगों ने पार्टी से अलग हट करके राष्ट्रपति चुनाव के लिए कि भाई आदिवासी महिला हैं, इनको वोट देना चाहिए, एक सिंपैथी हो जाती। वोट जो है उनको दिया गया और वो जीता। मैंने भी बधाई दी और मैंने भी जब पहले इंटरव्यू दिया था मैंने कहा था कि दोनों काबिल उम्मीदवार हैं, दोनों में एक्सपीरियंस है और जनता के जो नुमाइंदे विधायक या सांसद जिनको भी चुनेंगे वो दोनों में से अच्छा होगा। और मैं आदरणीय जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया चुनी गई है द्रौपदी मुर्मू जी, मैं उनको अपने दिल से हार्दिक जो है बधाई देता हूँ। मैं उनसे कई बार मिला हूँ, पहले जब वो झारखंड में राज्यपाल थी उसके पहले भी मैं यहाँ तक कि उनके गांव में भी गया हूँ, उनके घर में भी गया हूँ, उनकी सुपुत्री वगैरह जो हैं उन सब से भी मैं मिला हूँ। जब मैं जो है उड़ीसा के दौरे पे था तो मैं वहाँ पे गया था, उनका घर देखा था और वो एक साधारण आदिवासी गांव से जो है आगे बढ़ा। तो ये एक उसी तरह से जैसे कि अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे तो उस समय भी हम लोगों ने समर्थन किया था, तो वो सारी चीज़ें एक अलग है। लेकिन जो लोकसभा का चुनाव है ये पॉलिटिकल चुनाव है, ये आम जनता का चुनाव है, आम जनता के मुद्दे की बात है। यहाँ पर हम लोगों को और हम लोग जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और अभी सारे जगह जो हमारे नेता एक्टिव हैं, हम डायरेक्ट जनता से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कांग्रेस मजबूत कर रहे हैं और कांग्रेस में अभी सदस्यता अभियान अंदर पूरा चल रहा है। हम लोगों ने पिछले साल से ही चला रखा है और पिछले साल से अब तक में हमने 5 करोड़ सदस्य बना दिए। अभी जो डाटा है 5 करोड़ सदस्य हमारे बढ़ गए हैं और अब हम जो है आगे 10 करोड़ का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। 10 करोड़ सदस्य को बढ़ाने के लिए कांग्रेस सदस्यता अभियान चल रहा है। एक परिवार में अगर कोई जुड़ता है तो उसका पूरा परिवार जो है कांग्रेस का वोटर बनता है। तो इस प्रकार से कांग्रेस को हम लोग पूरी रूप से मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं और कांग्रेस की सरकार जो बनेगी, चाहे मेरे नेतृत्व में बने चाहे और नेता के नेतृत्व में बने, मेरा जो है जो हमने दावेदारी दी है युवा प्रधानमंत्री बनने की और युवा ही देश को जो है आगे बदल सकता है, युवा एक नई दिशा दे सकता है। और जो है इसलिए हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, ये बीजेपी की नीतियों को ख़त्म करने के लिए, बीजेपी जो आम जनता गरीब को बर्बाद कर रही है, इसको ख़त्म करने के लिए कांग्रेस जब पूरे देश में मजबूत होगी, हर एक लोकसभा में मजबूत होगी, तो जो है बीजेपी हारेगी। और पहले भी कई बार बीजेपी हारी है, फिर हारेगी। ऐसा थोड़ी है कि उसने लिखा के आया है कि भाई वो रहेंगे, हारेंगे। और उन्होंने तो किसी को सम्मान नहीं दिया, मोदी जी ने तो अपने बीजेपी के नेताओं को ही सम्मान नहीं दिया। किसको सम्मान नहीं दिया? अब अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी ने पार्टी बनाई, आडवाणी जी को बेइज्जत कर दिया मोदी जी ने, अमित शाह जी ने। हाथ जोड़ के आडवाणी जी खड़े रहते हैं और मोदी जी इधर से मुंह फेर के चले जाते हैं। तो उन्होंने तो गद्दारी खुद अपने पार्टी अपने गुरु से किया है, आडवाणी जी से। यहाँ तक कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए नाम भी नहीं डाला आडवाणी जी को, जिन्होंने पार्टी बनाई। तो वो लोग तो जब अपने पार्टी के बुजुर्गों का भी ख्याल नहीं रखते हैं जो है, तो दूसरे आम जनता की क्या बिसात, आम जनता का वो क्या सोचेंगे, आम जनता का भला क्या करेंगे। जैसा कि आपने देखा, ये कांग्रेस के सीनियर लीडर संजीव कुमार सिंह जी ने, जिन्होंने आज बड़ी गर्मजोशी से सारी बात रखी, भाई कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता की तरह से काम करके कांग्रेस को 2024 में लाने का लक्ष्य है। और भारतीय जनता पार्टी की वजह से जो उथल पुथल मची हुई है देश में, जो महंगाई का है, जीएसटी हो, पेट्रोल हो, रुपया गिर रहा है, उन सब मुद्दों पे बात हुई। उन्होंने कहा कि लोग पहचानेंगे और समझेंगे कि जो कांग्रेस कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। इसी मुद्दे के साथ आप देख रहे हैं हकीकत आप तक।